हाँ भाई, फर्स्ट सर बीवन अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, स्लाइड शेयर हो रही है, सब चीज़ें ओके हैं? तो कंफर्मेशन दें मुझे चैट बॉक्स पे। चैट आपकी मैं खोल देता हूँ, अभी बंद थी। चैट मैंने खोल दिया आपकी, काइंडली आप चैट बॉक्स पे कंफर्म करें कि आपको आवाज़ आ रही है, स्लाइड शेयर हो रही है। हाँ भाई, अब ज़रा कंफर्मेशन दें मुझे सब लोग कि आप लोगों के जो कल के नुमेरिकल्स से दो सबके आंसर आ गए। एक का आंसर आना चाहिए था 39.3 डीएम क्यूब, ये जो अभी ऊपर नुमाइकल है ये इसकी बात हो रही है, और एक का आना चाहिए 1030, जो कि मैंने आपको ग्रुप पे होमवर्क दिया था। ग्रुप पे एक दो लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनका आंसर नहीं आ रहा। अफान, तुम्हारा आंसर आ गया है? अफान, तुम तो कह रहे थे आंसर नहीं आ रहा। मोहम्मद अफान अलग है, वो अफान अलग है। सेवन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, वो मेरी कल वाली कैलकुलेशन ना सेव नहीं हुई है, तो मैं वैल्यूज प्लेस करके जल्दी से बता देता हूँ क्यों नहीं हुआ, ज़रा देख लेते हैं। 5 तो सबसे हो गया होगा ना, 5 तो फोटो कॉपी था बिल्कुल। 5 में तो कोई मसला नहीं है, किसी से 5 ना हुआ तो बताओ ज़रा। हाँ भाई, कोई ऐसा बंदा जिससे 5 ना हो रहा हो। बागर, तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है, वेरी गुड। अभी मैं 7 जल्दी से बता देता हूँ, ठीक, 7 अभी बता देता हूँ। 5 का आंसर सबका आ गया, ये अच्छी बात है। 7 में अभी बता देता हूँ आपको जल्दी। अच्छा भाई, 5 क्योंकि मेरे मोबाइल में था, तो ज़रा मोबाइल देख लेते हैं क्या था। अच्छा भाई, 45 डीएम क्यूब। अच्छा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, डेटा नहीं बना रहा मैं। डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग भी नुमाइकल निकाल लें। तो 45 डीएम क्यूब दिया हुआ है ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो पहले ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर ऑक्सीजन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाना है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए P1 कितना है? ऑक्सीजन के लिए P1 है 900। जहाँ मिस्टेक हो आपकी, वहाँ आप पकड़ लीजिएगा। V1 है 45, वैसे होना नहीं चाहिए कोई मसला। और P2 आपको निकालना है। और दोनों मैंने आपको वॉइस नोट भी भेजा था कि जब स्टॉप को घटाएंगे, ढक्कन जिसको उर्दू में बोलेंगे, ढक्कन हटा देंगे, तो दोनों कंटेनर जुड़ जाएंगे। जब दोनों कंटेनर जुड़ जाएंगे तो वो एक कंटेनर बन जाएंगे। तो एक कंटेनर बन जाने का मतलब है कि दोनों के वॉल्यूम का जो सम होगा वो टोटल वॉल्यूम होगा। इतनी सादा सी बात है। तो दोनों के वॉल्यूम का सम करना है, एक 45 और एक 62, तो 107 आ जाएगा। 107 यहाँ आ गया। यहाँ से आपका P2 निकल जाएगा। क्या आ रहा है भाई P2? जरा बताना, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है P2 का आंसर बताएं, मेरा टाइम बचेगा। हाँ भाई, फर्स्ट है B1 के वो चीते जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है। P2 का आंसर फॉर O2 क्या आ रहा है?
653 लिखता हूँ मैं, ठीक है, पॉइंट आपकी खैर है। तो 653 आ गया टॉर में, ठीक। बिल्कुल इसी तरह मैंने सॉल्व कर दिया फॉर, पता नहीं कौन सी गैस है। अच्छा भाई, अगली गैस के लिए सॉल्व करते हैं। अगली गैस हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन के सॉल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 1125 और वॉल्यूम आ जाएगा 62। P2 निकालना है, B2 दोनों का 107 ही है, वो भी सही है। हाँ भाई, P2 बता दो अब कितना आ रहा है। P2 फॉर हाइड्रोजन बता दो, शाबाश। 651 आ गया। कहाँ मिस्टेक हो सकती है यार, उसमें कहाँ मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, इतना सादा तो सवाल है ये। और उसके बाद दोनों का जो प्रेशर है वो सम कर देंगे तो P2 आ जाएगा। तो ये 653 और दूसरा दूसरा आंसर तो सही बताओ। ये दोबारा 651 लिखवा दिया मुझसे, यहाँ पे क्या आएगा? क्या कर रहे हो? दूसरा आंसर सही बताओ। 378। तो दूसरा आंसर आ गया 378। बड़े मसाइल है भाई। 378 आ गया दूसरा आंसर। अब इन दोनों को जमा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 1031 आ रहा है मेरा। 1030 भी सही है। अब बताओ गलती कहाँ पर है, बताओ कहाँ मत फंस रहे हो। भाई पॉइंट में चेंज आ रहा होगा ना। कितना चेंज आ रहा है? 651, 652 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? शायद 51 ही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है। पॉइंट में फर्क होगा तो खैर है, कोई इशू नहीं है। वैसे पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है, उसमें गलती कैसे हो सकती है? 900 को मल्टीप्लाई करो 45 से, डिवाइड कर दो 107 से। कैसे गलती कर सकते हो यार तुम लोग? 900 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल दबाया, डिवाइड बाय 107, 378 आ गया। उल्टा लिखवा रहे हो मुझे, यहाँ पे 378 आएगा यार। बहुत बड़े बड़े भाई, जो छाप रहा है एहतियात करे यार, उल्टा उल्टा लिखवा रहे हैं ये लोग। यहाँ पे 378 आएगा, यहाँ पे आएगा। सिक्स फिफ्टी वन आ रहा है यहाँ पर। पॉइंट में लिख दूँ तो, एग्जैक्ट लिख दूँ तो 651.86 आ रहा है मेरा। और यहाँ पे 378 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। $378.50। तो भाई तुम लोग एक दूसरे को छोड़ो, आप अपने आंसर की फिक्र करो, अपनी कैलकुलेशन चेक करो कि कहाँ गड़बड़ है। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, तीसरे से डिवाइड कर देना है, उसमें कौन सा ऐसा बड़ा डिफरेंस आ सकता है यार? तो कैलकुलेशन आपके सामने। ऑक्सीजन के लिए 378, हाइड्रोजन के लिए 651, दोनों का P2 सम कर दिया, 1031 आंसर आ गया। अपने आंसर छोड़े, मेरे आंसर को देख के अपनी गलती पकड़े। किसी को न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6, 7 में मसला जो हमने कल और आज किए, हाँ भाई 4, 5, 6, 7 चार न्यूमेरिकल जो कल और आज किए हैं, इसमें किसी को मसला है तो बता दे। चैप्टर नंबर 2 हमने कहानी मुका दी है, चैप्टर 5 शुरू करने लगे हैं इन 1 मिनट। किसी को न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5, 6, 5 सॉरी 3 बोल लो, 4, 5, 6, 7 में कोई परेशानी? अदरवाइज चैप्टर नंबर 5।
तो शायान मैं भी तो यही लिख रहा हूँ 1030, कुछ और लिख रहा हूँ? ऐसा करोगे अब तुम? अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 5 पर छोटा सा चैप्टर है, नया चैप्टर है, तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए। डेटा अलग अलग बनेगा, और जैसे कल बताया था ऑक्सीजन के लिए P1 900 हो जाएगा, V1 45 हो जाएगा, P2 निकालना है, V2 हो जाएगा जमा करके 107। इसी तरह डेटा बनेगा अलग से नए हाइड्रोजन का, उसका P1 होगा 1125, उसका V1 होगा 62, उसका V2 होगा 107, P2 उसका भी निकालना होगा। सॉल्यूशन में दोनों का हेडिंग डाल के अलग अलग P2 निकालेंगे जैसे मैंने निकाला है, और उसके बाद जमा कर देंगे। और बोलो। हाँ भाई, चैप्टर 5 का नाम लिख लो। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 5 नया चैप्टर है, इसका नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, चैप्टर नंबर 2 है ये, वैसे सही कह रहा हूँ। किताब के लिहाज से चैप्टर 5 है, हमारे लिहाज से चैप्टर 2 है। हमने इससे पहले एक ही चैप्टर किया है, चैप्टर 2, अभी दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चले, पहली अटेंड डाल दें आप, थर्मोकेमिस्ट्री। आज का लेक्चर, वैसे तो चैप्टर ही बहुत आसान है, पर आज का लेक्चर और आसान है। मामूली चीजें हैं, बड़ी तेज चलेंगे, जरा आराम 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 से तो पढ़ेंगे, पर ओवरऑल के लिहाज से स्पीड थोड़ी तेज होगी, क्योंकि बहुत मामूली बात है, तो बोर भी नहीं होंगे आप, और आगे भी पढ़ना है। तो पहली अटेंड डाल दें आप, थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा भाई, थर्म का मतलब होता है हीट, और केमिस्ट्री का वर्ड निकला है केमिकल रिएक्शन से। अब किसी को केमिकल रिएक्शन अगर भूल गया है तो मैं जल्दी से याद दिला रहा हूं। जी जी, अभी स्टार्ट हुआ। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बिल्कुल सादा लैंग्वेज में और आसान लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ें अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करें और नई चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएं, उसको रिएक्शन बोलते हैं। जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नई चीज़ें बनती हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ रहे हो बात? ऐसे अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ें दो या दो से ज़्यादा, बल्कि एक भी होती है कभी, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें अपनी प्रॉपर्टीज चेंज हो करें और प्रॉपर्टीज चेंज करके नई चीज़ें बना लें, तो सच अ फिनोमेना इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो नई चीज़ें बनती हैं उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब केमिस्ट्री का मानना यह है कि केमिकल रिएक्शन तो आपको आता है, आगे से बात करनी चाहिए। तो केमिस्ट्री कहती है हमारे चैप्टर के लिहाज से कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जब भी चीज़ें अपनी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, चेंज करती हैं, तो उसका हीट से कोई ना कोई ताल्लुक होता है।
या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट रिलीज होती है। तफसील से हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग्स में। तो अगर केमिकल रिएक्शन को हीट से रिलेट करें, हीट से रिलेट करें कि कब हीट एब्जॉर्ब होगी, कब रिलीज होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, कितनी रिलीज होगी, तो ये जो छोटी सी ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसको बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी स्मॉल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की छोटी सी ब्रांच है ये, और इस छोटी सी ब्रांच का टारगेट ये है कि आप केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी का ताल्लुक पढ़ें कि हीट एब्जॉर्ब कब होती है, रिलीज कब होती है, कितनी होती है, क्या कर देंगे कि एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाए, क्या कर देंगे कि रिलीज ज़्यादा हो जाए, एंड सो ऑन। तो ये जो छोटी सी केमिस्ट्री की ब्रांच उठ के आती है, दिस इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। चलिए डेफिनेशन लिखें, फिर आगे बात करते हैं। हेडिंग डाल दें थर्मोकेमिस्ट्री जिन्होंने नहीं डाली, और डेफिनेशन लिखें। और हम कहना क्या चाहता है भाई, प्लस का साइन बना रहा है। चले भाई डेफिनेशन लिखें। all those chemical reactions all those chemical reactions in which all those chemical reactions in which heat energy absorb or release all those chemical reactions in which all those chemical reactions in which heat energy is absorbed or released heat energy is absorbed or released are called thermochemical reactions are called thermochemical reactions are called thermochemical reactions. And the study of these reactions is called thermochemistry. And the study of these reactions is called thermochemistry. And the study of these reactions is called thermochemistry. And the study of these reactions is called thermochemistry. चले, जिन लोगों को डेफिनेशन में कोई मसला नहीं है, क्लियर हो गई है, वो अगली हेडिंग डाल दें, टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। शाबाश। टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन में आप पहली हेडिंग डालेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहली हेडिंग आपने डालनी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, आप आगे बढ़ने से पहले अपने जहन में एक बात बैठा लें कि अगर किसी को डेफिनेशन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हीट एब्जॉर्ब होगी, रिलीज तो रिलीज नहीं होगी, रिलीज होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ऐसा नहीं। हर केमिकल रिएक्शन में केमिकल बॉन्डिंग की वजह से, जो कि आपने चैप्टर 4 पढ़ना है, बाद में भी नहीं पढ़ा,
हर केमिकल रिएक्शन में जो दुनिया में हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों होते हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है। हीट एब्जॉर्ब भी होगी और रिलीज भी होगी। बॉन्डिंग पढ़ने के बाद वजह बताऊंगा, फिलहाल ये बता रहा हूँ कि ये परसेप्शन के एब्जॉर्ब होगा तो रिलीज नहीं होगा, एक चीज़ होगी, ऐसा नहीं है। ना ही किसी स्टूडेंट से पूछोगे एंडोथर्मिक कौन होता है, वो बोलेगा जिसमें एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक है। उससे पूछोगे इसका मतलब रिलीज नहीं होती, बोलेगा हाँ, या गड़बड़ हो जाती है। अगर वो सिर्फ ये बोला है बोले कि एब्जॉर्ब होती है और ये जुमला ना बोले कि रिलीज नहीं होती, तब भी चलेगा। तो हर केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। जो ग्रेटर होता है उसके बारे में बात करते हैं, जो लेसर होता है उसे इग्नोर कर देते हैं और उसी लिहाज से नाम बन जाता है। जैसे एब्जॉर्ब ग्रेटर होगी, रिलीज कम होगी, तो आप बोलेंगे भाई एब्जॉर्ब ग्रेटर है, लिहाजा ग्रेटर का नाम लो, यानी एब्जॉर्ब बोलो, रिलीज का वर्ड इस्तेमाल ही ना करो, और रिएक्शन बोलो एंडोथर्मिक। तो अब कोई आपसे पूछे भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, तो आप पूरा बताएं कि हर वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो, रिलीज भी हो, एब्जॉर्ब ज्यादा हो, रिलीज कम हो, दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, आप तो घरों में आमतौर पे रिएक्शन थोड़े बहुत ऑब्जर्व करते हैं, पर जो लैब में या इंडस्ट्री में रिएक्शन करता है उसके पास तो इंस्ट्रूमेंट होता है, कैलोरीमीटर कहलाता है। तो कैलोरीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हीट के बारे में बताता है कि हीट कितनी आपने दी, कितनी आपको मिली, सब बताता है। तो लिहाजा एंडो और एक्सो पढ़ना एक आसान काम माना जाता है, कोई मुश्किल काम ही नहीं। तो हर वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हो, रिलीज कम हो, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, जैसे लाइम स्टोन होता है, चूना। तो लाइम स्टोन या चूने को जब तक आप हीट नहीं करोगे ब्रेक नहीं होगा। इसी तरह C2H4 में हाइड्रोजन ऐड करना है तो हीट किए बगैर हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। तो ये दोनों आसान सी एग्जाम्पल है जिसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ज्यादा, रिलीज होगी कम, तो इसीलिए रिलीज दिखाया नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो कम होता है उसको दिखाते नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं हो रहा है, वो है, पर वो कम है इसीलिए वो दिखाते नहीं है। तो रिएक्टेंट साइड पे हीट दिखाने का मतलब है कि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ज्यादा और रिलीज हो रही है कम, इसीलिए दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चले भाई सारे लोग लिखें, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन कर लेना अगर मसला हो, अगर मसला नहीं होगा तो अच्छी बात है, आगे चलेंगे, वरना सवाल करने से नहीं रुकना आप। ऑल दोज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस इन विच all those thermochemical reactions in which all those thermochemical reactions in which all those thermochemical reactions in which heat energy absorbed is greater than heat energy release। हाँ भाई, heat energy absorbed is greater than heat energy released। heat energy absorbed is greater than heat energy released are called endothermic reactions, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब आप ये इक्वेशन लिख लें, शाबाश, साफ सुथरी। सी का मतलब कैल्शियम है, ओ का मतलब ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। आप कैल्शियम ऑक्साइड को ऐसी चीज नहीं है लाइफ की कॉमन जो मैं आपको बता दूंगा ये फलां चीज है, बस केमिकल है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है, आपने देखा नहीं होगा कभी। अगर किसी को एंडोथर्मिक में प्रॉब्लम नहीं है तो वो एग्जाम्पल नोट कर ले,
और अगली हेडिंग डाले एक्सोथर्मिक, और अगर किसी को परेशानी है तो वो डिस्कस कर ले। हाँ आराम, ये लाजमी है, हीट एब्जॉर्ब भी होगी और रिलीज भी होगी, ये लाजमी है, दोनों काम हो। इसलिए केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनते भी है, टूटते भी, और अल्लाह ताला ने बॉन्ड में अपोजिट बात रखी है, बनेगा तो रिलीज होगी, टूटेगा तो एब्जॉर्ब होगी। अब हर केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं, लिहाजा दोनों काम होते हैं, हीट एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी। अच्छा, एक्सोथर्मिक पढ़ाना इसलिए आसान है कि बिल्कुल रिवर्स है, आपको दिख भी रहा है, इसमें जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो एब्जॉर्ब से ज़्यादा होगी। इसकी जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो चूना है। जो एग्जाम्पल आपको दो याद दिख रही हैं ये इसके अलावा है, लिखना चाहो तो लिख लेना। आप चूना अगर आपने कभी देखा हो, जो दीवारों पे करते हैं चूना, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चूने को पानी में डलते हुए देखा है? हाँ भाई, कितने लोग ऐसे हैं चैट बॉक्स में बताएं जिन्होंने चूने को पानी में डलते हुए देखा है? तो चूना अगर आप लाइम स्टोन लेना चाहें तो किसी भी पेंट वाली दुकान से मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा खरीद के घर ले आए आप। फिर घर के सहन में आप किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी लेके उसमें चूने का पाउडर एसिड डाल दें, तो आप नोट करेंगे कि वो जो बर्तन है जिसपे ठंडा पानी डाला था आपने और चूना भी अपने हाथ से डाला था, उससे इतनी ज़्यादा हीट बाहर आएगी कि आप बर्तन के करीब नहीं जा पाएंगे, हाथ लगाना तो दूर की बात। ये निशानी है हीट के रिलीज होने की। किसी के जहन में आ रहा है हीट रिलीज होना किसे बोलते हैं? तो एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि बर्नर के जरिए हम एनर्जी देंगे, ये एब्जॉर्ब होना बोलता है। हीट एब्जॉर्ब का मतलब है हीट हम दे रहे हैं बर्नर के थ्रू, चूल्हे के थ्रू, और हीट रिलीज होने का मतलब है रिएक्शन हमें हीट दे रहा है, बर्तन हीटअप हो जा रहा है, या हीट बर्तन से बाहर आते हुए दिख रही है, या रिएक्शन छूने में पहले ठंडा था बाद में गर्म हो गया, तो ये निशानी है कि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो चूने को जब आप पानी में डालोगे तो इतना गर्म हो जाएगा कि आपकी सोच है, इसको बोलते हैं हीट का रिलीज होना। इसी तरह जो एग्जाम्पल मैंने दिखाई है उसमें भी आप नोट करें। सेकंड वाली एग्जाम्पल में आप किचन में गए, आपने चूल्हा ऑन किया, चूल्हा ऑन करने से मीथेन गैस बाहर आई, आपने माचिस से उसको जलाया, केमिस्ट्री में जलाने को बोलते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो माचिस से जब किसी भी चीज़ को जलाएंगे आप, या आग से, माचिस नहीं बोलो आग बोल लो, आग से किसी भी चीज़ को जलाने का मतलब है कि आप उसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। नतीजे में CO2 और वाटर बनेंगे, वो तो बेकार बात है। काम की बात यह है कि बहुत सारी हीट बाहर आएगी, और यही वो बहुत सारी हीट है जिससे आप खाना पकाते हो। पहली वाली जो एग्जाम्पल है वो कॉमन लाइफ की नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव में आती है MCQs में, इसीलिए मैंने दे दी है ताकि आप रट्टे मारने से बच जाएं। तो ये वो दो एग्जाम्पल है जिसमें हीट एब्जॉर्ब कम होगी, रिलीज ज्यादा होगी, लिहाजा दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो भाई, डेफिनेशन खुद से लिखनी है आपने, जहां पे एब्जॉर्ब का वर्ड है वहां रिलीज आ जाएगा, जहां रिलीज का वर्ड है वहां एब्जॉर्ब आ जाएगा, जहां एंडोथर्मिक है वहां एक्सोथर्मिक आ जाएगा, और रिएक्शन फिर आपके सामने। शाबाश, टाइम दे रहा हूं मैं, डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें, सवाल करें कोई मसला होता है तो। एब्जॉर्ब की जगह पे रिलीज आ जाएगा, रिलीज की जगह पे एब्जॉर्ब आ जाएगा, एंडोथर्मिक की जगह एक्सोथर्मिक आ जाएगा।
माचिस वो एनर्जी देती है फायर जो कि एब्जॉर्ब होती है शुरू में, उसके बाद तो रिएक्शन अपनी एनर्जी खुद बना लेता है। तो शुरू में जो थोड़ी सी एनर्जी उसको चाहिए होती है वो माचिस के थ्रू देते हैं हम, उसके बाद तो वो खुद इतनी हीट बनाता है कि आगे वाले रिएक्शन के लिए उसको हीट किसी और से नहीं चाहिए। भाई सवाल वाल कर लो, कोई मसला, एकदम खामोश बैठे हो तुम लोग यार, ऐसा ना करो। कोई सवाल कोई परेशानी इवन क्लियर भी है तो बात लिख दिया करो कि हाँ सर क्लियर हो गया, जरा पता चले। लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, घरों में बैठ के गाने सुन लो, क्या सबूत है कि पढ़ लो यार, ऐसा ना करो। चलो अगले हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक्स। पहला पोर्शन थर्मोकेमिस्ट्री का छोटा सा पोर्शन था, एंडो एक्सो पे खत्म हो गया है। अभी हेडिंग डाल दें थर्मोडायनेमिक्स, शाबाश। अच्छा भाई, थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का वर्ड निकला है मोशन से, जिसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। अब कॉमन लाइफ में बहुत जगह ये देखा गया है कि ये दोनों एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। कॉमन लाइफ में बहुत जगह ये देखा जाता है कि ये दोनों एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। जैसे पानी की मोटर ज्यादा देर चल जाएगी, गर्म हो जाएगी। मोटर का चलना है कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, और गर्म हो जाना कौन सी एनर्जी, हीट। गाड़ी ज्यादा देर चल जाएगी, बोनट पे हाथ रखोगे गर्म होगी। गाड़ी का चलना कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, और गाड़ी का गर्म हो जाना कौन सी एनर्जी, हीट। सर्दियों में अपने हाथ आप रब करते हैं, हाथ का रब करना कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, और गर्म हो जाना कौन सी एनर्जी, हीट। तो इन तीनों एग्जाम्पल में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में। रिवर्स एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो गाड़ी में आपने फ्यूल डाला, सब कॉमन लाइफ की एग्जाम्पल है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। गाड़ी में फ्यूल डाला, फ्यूल डालने के बाद उसको इग्निशन चलाया आपने, गाड़ी का चाबी घुमाई, चाबी घुमाने से वो जो फ्यूल या पेट्रोल आपने डाला है वो बर्न हुआ। उसका बर्न होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक तीर में दो शिकार। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी रिवीजन मिल रहा है कि जब पेट्रोल आपके इंजन में बर्न होता है, इंजन तो नहीं बोलना चाहिए, पेट्रोल आपकी गाड़ी की टंकी में बर्न होता है, तो उसके बर्न होने से बनती है हीट एनर्जी। फिर उस हीट एनर्जी को इंजन कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में और गाड़ी चलती है। तो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी बन रही है वो हीट है, फिर वो हीट कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, और काइनेटिक आपकी मोटर को चला रहा है गाड़ी की। इस वाले एग्जाम्पल में हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, काइनेटिक में। या वो जो बलून देखा होगा आपने, वो जो हवा से ऊपर उड़ता आग जलाने से, देखा आपने कभी, देखा होगा टीवी पे। उस बलून में भी यही साइंस होती है कि आग जलाते हैं, आग जलाने से कौन सी एनर्जी पैदा होती है, हीट। फिर वो हीट एनर्जी प्रेशर क्रिएट करती है, वो पूरा मैकेनिज्म मुझे नहीं पता, पर बहरहाल उस मैकेनिज्म की वजह से वो उड़ने लगता है। उड़ना कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। तो ये जो सारी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इन सारी एग्जाम्पल का सेंट्रल आइडिया ये है
कि बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी हैं लाइफ में जिसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक में और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में। तो जहां पर भी ये दोनों एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होगा उस साइंस की ब्रांच को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और ये केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, दोनों में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें हीट एनर्जी को कन्वर्ट होते हुए काइनेटिक में और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट होते हुए हीट में, सच अ ब्रांच इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। सबको ये बात क्लियर हो भाई? मैट्रिक में आप इतना तो पढ़ कर आए कि हीट एक शक्ल से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, हमने उसमें इजाफा कर दिया कि जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उनका नाम हीट एनर्जी होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, कोई तीसरी एनर्जी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो ब्रांच होगी जो कि इन दो एनर्जी को डील करेगी, तीसरे की बात नहीं करेगी, उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। चलें शाबाश, थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग डालें। हेडिंग डाल दें थर्मोडायनेमिक्स। A branch of chemistry और हम कोई रिलेशन तो है ही नहीं। कौन कह रहा है रिलेशन है? कन्वर्जन है। रिलेशन सोचोगे तो समझ में कहां से आएगा? रिलेशन तो पढ़ाया नहीं, कन्वर्जन पढ़ा है। जहां पर भी मोशन होगी वो हीट, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो आपकी पानी की मोटर चल रही है, ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक है या नहीं? पानी की मोटर का चलना काइनेटिक एनर्जी है या नहीं? यस करो जल्दी चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में यस करो जल्दी। पानी की मोटर का चलना काइनेटिक एनर्जी है या नहीं? और पानी की मोटर का गर्म हो जाना हीट एनर्जी है कि नहीं? हाँ भाई, पानी की मोटर का गर्म हो जाना हीट एनर्जी है कि नहीं? इस पर भी यस करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिस्मिल्लाह हुई है वो हुई है हीट, वो हुई है काइनेटिक एनर्जी से। मोटर ऑन किया आपने, शुरू में तो गर्म नहीं थी मोटर, थोड़ी देर में मोटर गर्म हो गई, हालांकि कोई चूल्हा तो नहीं लगा वहां पर। तो इसका मतलब है कोई आपसे पूछेगा ये गर्म क्यों हो रही है, तो आप बोलेंगे चलने की वजह से हो रही है। भैया मैं पढ़ा रहा हूँ, चलने की वजह से का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, गर्म हो जाना हीट एनर्जी है। तो इस एग्जाम्पल में हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। दूसरी एग्जाम्पल मैंने गाड़ी वाली दी, क्या आपने फ्यूल डाला, फ्यूल को जलाया। किसी से पूछोगे फ्यूल जल के क्या करता है, वो बोलेगा भाई फ्यूल जलता है, रिएक्शन होता है। भैया यही सिंपल वर्डिंग है जो पढ़ा रहा हूं, इससे सिंपल वर्डिंग नहीं है। तो कोई आपसे पूछेगा फ्यूल जल रहा है, तो फ्यूल के जलने का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा भाई फ्यूल के जलने का मतलब रिएक्शन है और उस रिएक्शन के नतीजे में हीट बनती है। तो भाई वो हीट कहाँ जाती है, वो हीट कहाँ जा रही है? गाड़ी में हीट बन रही है, वो कहाँ जा रही है? तो वो जो हीट आपकी गाड़ी के टंकी से बनती है वो इंजन में जाती है। इंजन, जाहिर सी बात है, इंजन तो नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बस। वो इंजन उसे कन्वर्ट करता है काइनेटिक में, नतीजे में आपकी मोटर चलने लगती है गाड़ी की। तो गाड़ी की मोटर का चलना काइनेटिक एनर्जी, हाँ मैंने ये पढ़ाया कि जहां पर भी हीट और काइनेटिक आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होगा वो थर्मोडायनेमिक्स है। जहां पर भी, गाड़ी की एग्जांपल कॉमन है, हर घर में होती है इसलिए मैंने दी। पर लाइफ में जहां पर भी हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में और काइनेटिक कन्वर्ट होगी हीट में, वो थर्मोडायनेमिक्स है। काइनेटिक कहते हैं मोशन को, जहां मोशन हो वो काइनेटिक है। हीट तो हीट है भाई, पता ही चलती है, गर्म ठंडे से पता चलता है। तो लाइफ में जहां पर भी ये दोनों एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी, इसको थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। और ये सादा बात ही है, ये कॉम्प्लेक्स बात है ही नहीं, इसलिए कि हीट एनर्जी जो है वो गर्मी को से महसूस होती है। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मोटर गर्म हो रही है तो जबरदस्ती नहीं माने आप ये बात, आपको पता है ना कि मोटर छूने से पता चलेगा गर्म हो रही है। ऐसा नहीं कि सर बोलने के मोटर गर्म हो जाती तो मान लो, ऐसा थोड़ी है। फिर पानी की मोटर ऑन करने से उसकी मोटर चलती है, ये थोड़ी कि सर जबरदस्ती कर रहे हैं तो मान रहे हो मोटर चलती है। भाई मोटर तो दिखती है ना चलते हुए।
तो एग्जाम्पल शादी ही कहलाएगी, क्योंकि ये कॉमन लाइफ में दिख रही है, आप घर के बाहर जाएंगे दिख जाएगी आपको कि हाँ भाई मोटर चल रही है, और जब जब जिस वक्त वो चलाओगे उसको जाके छुओगे तो वो नॉर्मल होगी, और 1 घंटे बाद छुओगे तो वो हीट अप हो रहा होगा। ठीक हो गई बात? हाँ फान ऐसे कह लो, अगर ऐसे कह लो कि वाटर का गैस में कन्वर्ट होना तो फिर भी थोड़ी टफ हो जाएगी बात। और आसान कर लो कि वाटर जो है वो हीट लेता है तो हीट एनर्जी हो गई, उस हीट एनर्जी से उसके मॉलिक्यूल चलते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये कह लो बस। हीट एनर्जी हमने वाटर को दी, और उस हीट एनर्जी के जरिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने चलना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उनके स्पेस बढ़ता गया, वो गैस बन गए। सही बात है, ओके है बिल्कुल। और किसी को थर्मो डायनेमिक्स में मसला? चलें डेफिनेशन लिखें। A branch of science deals with a branch of science deals with study of a branch of science deals with study of a branch of science deals with study of interconversion इंटरकन्वर्जन की स्पेलिंग यहां देखना चैट बॉक्स में। A branch of science deals with the study of interconversion of heat energy and kinetic energy of heat energy and kinetic energy of heat energy and kinetic energy is called thermodynamics. Of heat energy and kinetic energy is called thermodynamics. हाँ भाई, आज के लेक्चर में कोई सवाल, कोई परेशानी? हाँ भाई, फर्स्ट अभी वन आज के लेक्चर में या कल वाले नुमेरिकल में पूरे चैप्टर नंबर 2 में आप अच्छे प्रैक्टिस करके रखिएगा, टच में रखिएगा। मैं आपको अगले हफ्ते तक असाइनमेंट दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप में से जो लोग संजीदा हैं वो टच में रहें और प्रैक्टिस करते रहें वक्तन फवक्तन, ताकि आपके जहन से ना निकले। क्लियर है? चलें, आज के लेक्चर का टाइम हो गया, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। कल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी डेफिनेशन हैं जो पेपर में भी आती हैं और चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होती हैं, तो वो टॉर्चर करती हैं। तो इंशाल्लाह कल हम सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बहुत सारी। तो कल आपसे मुलाकात है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।